नमस्कार। पद्मश्री की ये हमारी यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। सतत रूप से हम देश दुनिया के कई प्रांतों से कई पद्मश्री को लगातार पिछले कई वर्षों से आप तक पहुंचा रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अप्रतिम योगदान दिया है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है गिरीश प्रभुने जी। महाराष्ट्र से आते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ ये एक शिक्षाविद भी हैं और लेखक भी। मराठी में कई सारी पुस्तकें आ चुकी हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने पूरे मैं कहूँ सर्वस्व रूप से समर्पित होकर पारथी समुदाय के लोगों के लिए काफ़ी काम किया है, उस जनजाति के लोगों के लिए काफ़ी काम किया है। ज़मीन से जुड़े हुए हैं, मौलिक रूप से उनकी जल जंगल ज़मीन पे काम करते हैं, शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं और लगातार अपनी उपलब्धि, अपनी योग्यता और अपनी चमत्कृत शक्ति से इस समुदाय के लोगों का उत्थान कर रहे हैं। आज इस विशेष कड़ी में हम एक ऐसे ही व्यक्तित्व से बातचीत करेंगे और उनके सामाजिक अवदान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी ये शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से हुई और ऐसी क्या चीज़ थी जिसने इनको इस क्षेत्र में आने को प्रेरित किया। स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। गिरीश सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो शुरुआत इसी से कि सामाजिक कार्यों की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आना हुआ सर? मैं पहले पत्रकारिता में था, एक साप्ताहिक चलाता था और उसमें से ध्यान में आया कि जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, जो समस्याएं मैं कर रहा हूँ, तो तभी पिंपरी चिंचवड़ नया नगरी था और गाँवों से अकाल है इसलिए लोग वहाँ आ रहे थे। तो जहाँ जगह मिलती है वहाँ अपना डेरा डाल रहे थे। तो वो कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, ये देखने के लिए मैं जगह जगह गया। मानुस नाम का एक साप्ताहिक पुणे से निकलता था, माझगावकर। उन्होंने मुझे कहा कि ये करते हैं तो तुम हमारे साथ आ जाओ। वो ग्रामायण नाम की संस्था थी, ग्राम अयन, ग्राम की तरफ जाना। हाँ। जी जी। तो मुझे अच्छा लगा। मैं वहाँ एक गांव में 8-10 साल तक रहा और निमगांव म्हाळुंगी। और ये गांव कहाँ था? पुणे। वो पुणे जिले में अकाल एरिया था, शिरूर। तो वहाँ गांव के लोग छोड़कर बम्बई आए थे। कई जगह उस गन्ना तोड़ने के लिए जाते थे। तो उनसे मुलाकात करने के लिए पहले एक साल भर मैं घूमा। बम्बई में घाटकोपर, ऐसी झोपड़पट्टियाँ जो समुद्र के अंदर बनी थी। जी जी। तो वहाँ जाकर गांव क्यों छोड़ दिया है, कैसा है। वो दलित कम्युनिटी थी। अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर जी की जय। तो उनसे बातचीत करते समय निमगांव म्हाळुंगी के कितने लोग हैं, 200 फैमिली बम्बई में 10-15 साल से विस्थापित हुए थे। तो मैंने उनको कहा कि हम गांव फिर वापस जाएंगे और कुछ काम करेंगे अपने ज़मीन पर। वहाँ भी उनकी 100-200 एकड़ ज़मीन थी। तो लोग बोले वहाँ तो कोई नहीं, पानी नहीं है, अकाल है, कितने सालों से है, बारिश नहीं होती है, तो आकर क्या करेंगे। लेकिन 1-2-3 महीने प्रयास करने के बाद एक 10-15 लोग मेरे साथ वापस आने के लिए तैयार हो गए थे। तो उनको लेकर मैं वापस आ गया गांव में और वहाँ काफ़ी प्रकार का वाटरशेड, पाणलोट विकास क्षेत्र, तालाब बनाना, पौधे लगाना, ऐसा सारा, और पानी दूसरी तरफ से लाकर उनको डालना, ऐसा करके एक 6 महीने बहुत अच्छा काम उन लोगों ने किया। ग्रामीण की तरफ से उनको राशन हम देते थे खाने के लिए, झोपड़ियाँ बनाई थी। तो वो जो अनुभव था वो देखकर बम्बई से और 10-15 लोग आए। उसी समय उनकी शादियाँ हुई थी, बच्चे भी थे। उनको मैंने स्कूल में डाला, उसी गांव में स्कूल जो था उसमें। ऐसा काम करते करते 1 साल गया और बारिश थोड़ी जो होती थी, वो जहाँ स्ट्रैगर्ड बंडिंग किए थे, नाला बंडिंग किए थे, उसमें पानी रुक गया। ओके। तो पानी रुकने से बहुत सारा एकदम परिवर्तन हो गया निसर्ग में।
हरा भरा हो गया, वो घास सूखा हो इलाका गया। पूरा हरा भरा हाँ, हो जो पहले कुछ भी पानी बह जाता था, कम बारिश होती थी, लेकिन कम बारिश में भी उसी समय पूरे तालाब 10-12 तालाब हमने बनाए थे, उसमें पानी आ पानी आ गया जाता है, और स्टोरेज था। कुएं को भी पानी आ गया। अरे वाह। तो 8-10 महीने वो माहौल रहा। तो वो देखने के लिए लोग आए। फिर ऐसे करते करते 50 एक फैमिलीज फिर बम्बई से वापस आई। तो ये पहली बार हुआ था कि कोई बम्बई जाता है तो फिर वापस नहीं आता है। बिल्कुल। तो ये 50 फैमिली आ गई, लोगों में आश्चर्य लगा कि ये कैसे आ हाँ, गए। ये बहुत आश्चर्य की बात थी। और उन्होंने काम धीरे धीरे शुरू किया। एक 5 साल में उनका जीवन बदल गया। अपने ही खेती में, अपने ही गांव में। वो मुंबई का जीवन छोड़ के आ गए। हाँ, और बम्बई में ऐसा था कि माहौल जल्द सुबह से रात भर तक गाड़ियाँ उसमें जाना, हमाली करना, कोई ऐसा स्थिर कोई काम नहीं था। मिलेगा तो 4-8 दिन मिलता है, फिर 8-10 दिन नहीं मिलता है। यहाँ 12 महीने नियमित रोजगार नहीं था। हाँ, तो यहाँ आने के बाद उनके ही खेती में रोजगार उत्पन्न हो गया। ज्वार लगाई थी, वो आ गई, फसलें उगने लगी। फसलें आ गई, गाय गोधन आ गया, वो सारा उनसे उनका जीवन आजीविका के साधन बने। हाँ, तो ये सारा हो जाने के बाद उसी गांव में और सारे वाटर शेड के भाग थे जहाँ मराठा कम्युनिटी थी, जो गांव के बाहर दूसरे गन्ने काटने के लिए, उनको भी ये देखकर वो वापस आ गए। ऐसा 75% गांव फिर वापस आ गया। ये बहुत अच्छी शुरुआत थी। तो ये वहाँ नज़दीक राड़ेगंज सिंधी है, अन्ना हजारे का काम, उनके यहाँ मैं लेके गया। अच्छा। कई जगह उनको दिखाने के लिए गया। यहाँ राजस्थान में भी आया था मैं, उनको कुछ लोगों को लिए बीज कैसे इकट्ठा, बीज बैंक है, अरवली बीज बैंक। तो वो सारा काम करते करते उसके ऊपर मैंने लिखना भी शुरू किया। पहले कैसा था, अभी कैसा है, आगे चलकर कैसा होगा। जो गांव में वापस आए लोग, उनके बच्चे स्कूल में जाने लगे। 10 साल के बाद उन्हीं बच्चों ने मुझे कहा कि अभी हम 10वीं 12वीं हो गए हैं। लोगों ने भी कहा, ये बम्बई से आए थे, उन्होंने कहा अभी आप चिंचवड़ में रहते हैं पिंपरी जी में, उनके लिए जरा वहाँ नौकरी तलाश करो। तो मुझे एकदम आश्चर्य लगा कि ये तो बम्बई छोड़ के गांव में आ गए। 10 साल बम्बई में रहे थे और वो छोड़ के आ गए। गांव हरा भरा हो गया, पानी आ गया सभी जगह, कौवा भी नहीं वहाँ था, वो सारे पशु एक वो वक्त पक्षी, था, वो बहुत सूखा इलाका था और आज हरा भरा। हाँ, लेकिन बच्चे फिर शहर की ओर जा रहे हैं। तो वो थोड़ा मुझे सोचने का आ गया कि ये चिंतनीय है। तो जो स्कूल था गवर्नमेंट का, उस स्कूल में जो शिक्षा थी वो गांव में रहने लायक नहीं थी। गांव उस शिक्षा का उपयोग गांव में कुछ भी नहीं था। पढ़ना लिखना जो है, और इतिहास अलग था, भूगोल अलग था, जो कथाएं थी वो अलग थी, जो विज्ञान था वो भी वही का नहीं था, अलग सारा अलग किताबें थी। मैं भी उसी तरीके से पढ़ा था। लेकिन मैंने वो समझाया सबको कि बच्चों को इसी काम में लगाओ। एक नया तरीका था। हाँ, लेकिन वो बोले कि इसमें क्या है, ये आज है नहीं कल नहीं, बारिश नहीं आएगी तो फिर ये होगा। नौकरी तो करनी ही चाहिए, नौकरी में हर महीने तनख्वाह मिलेगी। यहाँ तो 6 महीने के बाद कुछ ना कुछ ये होता है। और वो गांव में रोजगार के साधन क्या थे जो लोग लौट रहे थे उनके लिए? ये जो खेती-बाड़ी। नहीं, खेती-बाड़ी है, दूध का है, पशुपालन है, दूध बेचना था, अनाज आया था, प्याज लगाए थे, वो प्याज आया था, बहुत सब्जी बन रही थी। इसमें से कुछ भी पहले होता नहीं था। 20-25 साल से खेती पड़ी रही थी। फल लगाए थे, जो दालिम है, अनार है, अंजीर है, ऐसे सारे उसका उत्पन्न आने लगा। तो ये पैसा तो मिलने लगा उनको और काफ़ी अच्छे ढंग से रहने लगे।
लेकिन बच्चों को फिर पुणे, हाँ पुणे वो फिर के बड़े लिए। महानगरों की तरफ जा रहे थे। तो उसमें थोड़ा विचार करते करते वहाँ बाकी गांवों में पारधी कम्युनिटी थी और वो भीख मांगते थे या चोरी करते थे। उन्हें चोर कम्युनिटी के नाम से भी लोग हाँ, जानते थे। हाँ। एक बहुत बड़ा कलंक था उनका। बराबर। और उनकी बस्ती थी वहाँ। पुलिस हर दिन आते थे, उनको मारपीट करते थे, जाते थे। वो मेरे पास आते थे। उनको भी 18 एकड़ ज़मीन थी, गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिली थी, लेकिन कुछ होता नहीं था। ये देखकर उन्होंने कहा कि हम भी ऐसा करेंगे। तो वहाँ भी काम शुरू हो गया। तो भी पुलिस का आना बंद नहीं हुआ। हमने काफ़ी आंदोलन किए उसी समय। बाद में मुझे ऐसा लगा कि ये तो नई पीढ़ी तैयार हो गई और बच्चे सारे स्कूल से बाहर कॉलेज में जाने लगे। एक तरफ लोगों को ये काफ़ी अच्छा लग रहा था कि इतने बम्बई में गए थे, झोपड़ी में रहते ये थे, बहुत अपने अच्छा यहाँ था, गए, सकारात्मक बदलाव था। और उनके बच्चे पढ़े लिखे हो गए और कॉलेज में जाने लगे। लेकिन मेरी सोच में ऐसा आ गया कि ये बच्चे फिर बम्बई जाएंगे, फिर पुणे जाएंगे, फिर नौकरी में जाएंगे, तो ये खेती का क्या होगा? बड़ा नेक्स्ट प्रश्न था। जनरेशन का एक ऐसा है, तो इसके लिए कुछ सोचना चाहिए। इसलिए हमने एक बैठक कर ली थी। काफ़ी लोग आए थे, जैसे आप आए हैं अभी, वैसे वहाँ मोइनुद्दीन मिर्ज़ा जो फिल्म बनाते थे, डॉक्यूमेंट्री, वो भी आए थे, डायरेक्टर थे। हाँ, ये मिर्ज़ा बंधु के सबसे छोटे बंधु, पिक्चर निकालने वाले, जो हिलमन पब्लिसिटी हाउस, कश्मीरी है, वो आए थे। और उन्होंने मुझे सवाल किया कि बीज लगाया, पौधा बड़ा हो गया, फल आया, ये यहाँ अपने लोगों को लाया, लेकिन फल तो बाहर गया, बाहर जा रहा है। फल यहाँ नहीं है। तो इसमें क्या करना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगा कि जो पढ़ाई है स्कूल की, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। स्कूल की पढ़ाई जो है वो बाहर लेके जाती है। तो गांव का विकास करने की स्कूल चाहिए, गांव का विकास करने वाली पाठशाला चाहिए। बिल्कुल। तो वो कैसे होगी? वो सोचकर एक 10-12 साल वहाँ निकालकर मैं वहाँ से पारधी लोगों में वहाँ काम करना शुरू किया। तो मुझे लगा कि अभी इनको तो सब मिल गया है, पानी आ गया है, कुएं खुदवाए हैं और विकास भी हुआ है। बच्चों को फिर वापस नहीं ला सकते। वो वहाँ उनका पलायन रोकना है। शादियाँ हो गई बच्चों की, फिर वो वहीं सेटल हो हाँ, वो पुणे में, बम्बई में सेटल हो गए। तो उसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए। ऐसा सोचकर मैं फिर मराठवाड़ा एरिया में, जहाँ से ज़्यादा विस्थापित लोग हो रहे थे जी, और उसमें से भी ज़्यादा अन्याय अत्याचार पारधी लोगों के ऊपर होता था, घुमंटू जनजाति, तो उनके यहाँ मैं वहाँ से निकलकर मराठवाड़ा, वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर वहाँ गया। मैं तो संघ का कार्यकर्ता था, आरएसएस का। तो वहाँ जाकर देखा तो हर दिन जी, कहीं ना कहीं पारधी बस्ती के ऊपर पुलिस अत्याचार करते थे, पकड़ के लेके जाते थे। और अशिक्षा की वजह से, हाँ, ज्यादातर लोग गरीब और अशिक्षित। हाँ, गरीब। और ये पारधी कम्युनिटी चोरी डकैती मारामारी ऐसा सारा चलता था, इस तरह की गतिविधि। लेकिन मराठवाड़ा में पारधियों की संख्या ज़्यादा थी। हर गांव में, हर जगह वो दिखाई देते थे। और रेल में डकैती करना, कार है कहीं जा रही है उसको लूटना, ऐसा चल रहा था। लेकिन मुझे एक बार वहाँ गया मैं, तो पहले 2-3 दिन में ही मुझे एसटी स्टैंड पे मैं रुका था। पुणे से निकलकर 4 घंटे लगते पुणे से। तो एसटी स्टैंड में मैं रात को 2-2:30 बजे पहुँचा और वहाँ ही सो गया। तो कोई मेरी बैग, ऐसी बैग थी, वो चोरी किया, खींच रहा था। अच्छा। तो मैंने देखा कौन है, एक छोटी लड़की थी।
और मैंने उसको पकड़ लिया। और जगह पकड़ लिया तो और 10-12 लड़के छोटे छोटे आ गए, तो उसको क्यों पकड़ा है, वो चिल्लाने लगे। बैठो तो सही बोला। और एक आधा घंटा करने के बाद मैंने कहा क्या चाहिए तुझे, कुछ खाने का है क्या, क्या है। तो तब तक 4 बज गए, 4-5 बज गए थे। लोग आने लगे थे। लोगों ने मुझे कहा कि ये पारधी है, चोरी करने वाले हैं। तो रहने तो बोले कि हम होटल में जाएंगे, कुछ खाना है तो खाएंगे। 10-12 लड़के लड़कियों को मैंने खिलाया। हाँ खिलाया। तो वो मेरे साथ बैठकर बातें करने लगे। मैंने कहा कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं। वो पूरा दिन मैं उनके साथ, उनके आपने समय व्यतीत किया, उनके एरिया को देखा। हाँ, घर देखे। पहला ही दिन था, वो ऐसा कोई मुझे परिचित भी नहीं था। देखने के पश्चात ऐसा लगा कि और 40-50 लड़के लड़कियां हैं जो गांव भर भीख मांगते हैं। घर में कोई है, कोई नहीं, कोई पुलिस ने पकड़ के लेके गए है, माँ कहीं गई है, आई नहीं 8 दिन से। ऐसे सारा घर का माहौल वही था 40-50 में। तो मैंने कहा उनको कि हम ऐसा करेंगे, खेल खेलेंगे, बातें करेंगे, दिन भर कुछ ना कुछ उनके साथ क्रिएटिविटी, आपने गतिविधियां करें बच्चों को। तो उनको लगा कि अभी क्या करने का है। मैंने कहा कि हम भूख लगी तो हम कुछ ना कुछ, तुम क्या करते हो, हम मांग के लाते हैं। तो अच्छा आज के दिन हम मांग के ही लाएंगे और खाएंगे। मैं उनके साथ गया। मेरे परिचित लोग थे वहाँ संघ के। वो बोले ये क्या कर रहे हैं आप, हम राह देख रहे थे, आप आने वाले हैं, हम यहाँ देख रहे थे, आप तो इनके साथ हैं। बच्चों से गिरे, इनके साथ ही मुझे काम करना है, इसलिए आया हूँ। तो अभी ये जहाँ जहाँ जाते हैं भीख मांगने के लिए, उनको मैं कहूँगा कि इनकी पढ़ाई के लिए कुछ मदद करो, इनके कपड़े दे दो, पैसा मत दे दो। बहुत अच्छी बात। ऐसा, और अनाज जो फेंकने लायक है वो मत दे दो, चावल दे दो, गेहूँ दे दो। ऐसा उसी दिन 1 बोरी 100 किलो के बराबर अनाज मिल गया। लोगों ने दिया। तो ये प्रक्रिया पूरी वैसे शुरू हुई। उनको बांटा मैंने सबको, और उनको कहा कि अभी कल भीख नहीं मांगने की। लेकिन ये प्रयोग ऐसा स्थायी रूप का तो नहीं था। उन्हें रोजगार चाहिए। हाँ, मूल रूप से। तो हमने कहा कि एक वहाँ गांव था, हमें 1 महीने के अंदर एक ने हमें जमीन दे दी, यमगरवाड़ी नाम की। अच्छा, जमीन खेती के लिए दिया। हाँ, तो ऐसा काम करने के लिए हमारी जमीन है, आप देखो कुछ करते। वहाँ हमने उनका हॉस्टल शुरू किया, बस्ती बहुत ग्राम। सुंदर, बहुत बढ़िया। और सबको वहाँ लेके गए, बच्चों को। हाँ, सभी 40-50 लड़के लड़कियाँ वहाँ आके रहने के। 2-4 कार्यकर्ता भी आ गए। झोपड़ियाँ बनाकर काम शुरू किया। अभी उसका जो है अभी 30 साल हो गए वहाँ। वाह, बहुत सुंदर। लेकिन आपने जब ये कार्यक्रम शुरू किया था वो कब की शुरुआत है, ये वाकया कब का? वो 90। हाँ, मैं दर्शकों को बताते चलूं कि हम बातचीत कर रहे हैं गिरीश प्रभुने जी से। बहुत साधारण व्यक्तित्व के स्वामी हैं और बहुत मौलिक हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, पद्मश्री से अलंकृत भी हैं। और जैसा कि अभी हम बातचीत में हमने देखा कि उन्होंने शिक्षा को लेकर बहुत काम किया है। गरीब बच्चों को और ख़ासतौर से पारथी जनजाति के बच्चों को इन्होंने एकजुट किया और उन्हें न केवल सड़क से उठाया बल्कि उन्हें एक फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा की तरफ मोड़ा। और साथ साथ उनके रोज़गार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और गांव के लोगों की शिक्षा के लिए, उनके रोज़गार के लिए बहुत काम किया है। ये गांव घूमकर बच्चों को शिक्षित करते हैं अभी भी मेरे ख्याल से। और अन्ना हजारे के करीबी रहे हैं जैसा आपने बताया। और महाराष्ट्र पुणे में तो इनका बहुत सारा काम चल रहा है। सर मुझे ये बताएं, अब आपके कार्यकाल, चूँकि आप पत्रकार भी रहे, बाद में आपने एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में स्वयं को उतारा। किस तरह की चुनौतियां आती हैं काम को लेकर? बहुत सारी समस्याएं आती हैं ना? क्या चुनौतियां हैं? चुनौतियां तो ऐसी है कि समाज ऐसे जनजातियों की तरफ अच्छे नजरों से नहीं देखते हैं। ये देखते हैं तो भाग जाते हैं, नहीं तो पुलिस को बुलाते हैं, इनको पकड़ के देते हैं।
कोई गांव में उनको रखता नहीं। ये दिखाई देंगे तो पुलिस को फ़ोन करते हैं, जाकर पुलिस पाटिल को भेजते हैं और भगा देते हैं। वो मराठवाड़ा में कई गांवों में उनके घर जलाए थे, अत्याचार भी होते थे। तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं ज़्यादा थी। मार पीट करके उनको मार के कुएं में डालते थे। ये तो बहुत बर्बर घटनाएं थी। ये मराठवाड़ा एरिया में बहुत सारी ऐसा, महाराष्ट्र में। तो ये बंद करना है तो पहले आगे की जो जनरेशन है उसको स्कूल में लाना, ये पहले शुरू किया। बाद में अन्याय अत्याचार होते हैं तो इकट्ठा करके हम पुलिस स्टेशन, पुलिस एक समूह में चले जाते हैं, वहाँ जाकर आंदोलन किए। कई बार उपोषण के लिए बैठे, धरना दे के बैठे। तभी 25 साल पहले की बात है, 5-1 साल ऐसा होने के बाद गवर्नमेंट में कुछ लोग आए, गोपीनाथ मुंडे से, तो उन्होंने इनके लिए एक कानून बनवाया। जो पुलिस पकड़ के लेके जाती थी, किसी जात के है, गुनहगार जात के, क्रिमिनल ट्राइब्स है, इसलिए उनको पकड़ के लेके जाती थी, वो कानून बदला दिया। कुछ प्रावधान भी किए गवर्नमेंट ने। मैं आपको बताते चलूँ कि गिरीश सर एक अच्छे मराठी लेखक भी हैं। हम उनकी पुस्तक पे भी कुछ चर्चा करेंगे और सर से पूछेंगे कि किस तरह की किताबें आपने लिखी हैं और क्या कुछ है वो किताबें, बताएं। उसमें ऐसा है कि पिछले 25 साल में जो अनुभव आया, और अनुभव के तौर पर देखें कि वैदू समाज है, वनस्पति का ज्ञान है, गाड़िया लोहार है, लोहे का ज्ञान है। घूमता रहता हूँ छत्तीसगढ़, वहाँ गया तो वहाँ गौंड समाज है। तो गौंड प्राचीन जनजाति है, उनको जमीन से, खनिज से लोहा निकलना, तांबा निकलना, सोना भी निकलना, ये उनको मालूम है। लड़के लड़कियों को भी वो ज्ञान, और हमारा स्कूल से आया हुआ किताबों से पढ़ने के बाद जो ज्ञान आता है, वो भी कुछ समस्या आती है तो किताब में ही देखना पड़ता है। बिल्कुल। वहाँ छत्तीसगढ़ में सारी औरतें, महिलाएं अपने आप मिट्टी निकालते हैं, लोहा तैयार करते हैं, लोहे के बर्तन, लोहे के औजार बनाते हैं। तो महिलाएं, हमें इतना पढ़ाई में सुना था, कहा गया कि महिलाओं की भारत में शिक्षा ही नहीं दी थी। तो ये आदिवासी महिलाएं, जनजाति की महिलाएं, उनके पास इतना ज्ञान है, वनौषधि का ज्ञान है, कोई अनपढ़ नहीं है। और पूरा का पूरा आधुनिक विश्व में छत्तीसगढ़ में जो खनिज निकलता है वो विदेशी कंपनियों को करार दे दिया है। 90 साल से गैट करार आ गया, तो इनका हक उसमें से गया। वो परंपरा लाखों साल से वहाँ रहते हैं, वहाँ मिट्टी से लोहा निकालते हैं, मिट्टी से सोना भी निकालते हैं, वो छीन लिया तो बेकार हो गए हैं, उससे दारिद्र्य आ गए। उसके ऊपर मैंने लेख लिखे किताबों में, ये लोक और जीवन, लोक और संस्कृति, उनकी मूल समस्याओं को उद्धृत कर। तो लोगों को ये ध्यान में आ गया कि अरे ये, हम तो कहते थे कि ये पिछड़े हैं, उनके पास कोई नहीं है, पढ़ाई करनी चाहिए, स्कूल में लाना चाहिए। स्कूल में लाने से वो बेकार हो जाते हैं। एक बस्ती है तेलंगाना में जिससे मैं 25-40 साल से जुड़ा हूँ, रविंद्र शर्मा गुरुजी, वहाँ आदिलाबाद है तेलंगाना में, वहाँ मैं जाता था। वो अभी गुजर गए, उनका कला आश्रम है। वहाँ 30 साल पहले मैं जब गया था तो 200 फैमिली थी गोंड समाज की, और पीतल की वस्तुएं बनाती थी, बहुत अच्छी। कोई नक्शी काम है, मिट्टी का पहला बनाते थे, हाथी घोड़ा वगैरह, उसको मोम से, मोम के धागा बनाकर उसको नक्शी काम करते थे, फिर मिट्टी लगाते थे, फिर भट्टी में डालते थे, और उसमें ब्रास जो है पीतल वो डालने के बाद एकदम उत्तम, और उसको लोग पसंद भी करते बाहर से आकर वहाँ लेके जाते थे। ये आजीविका का साधन भी बना। लेकिन 10 साल के बाद मैं यमगढ़ से पुणे आ गया, पना स्कूल शुरू किया, तो वहाँ लेके गया वहाँ के शिक्षक और लड़कों को,
तो बस्ती उजाड़ हो गई थी। 200 लोग थे, 200 फैमिलीज थे, 4-5 ही बचे थे। मैंने उइके नाम उनका, इंद्रजीत उइके, उसको पूछा ये क्या हो गया है, कहाँ गए लोग? तो उसने कहा कि वो स्कूल हमारे यहाँ गांव में आ गया, पाठशाला आ गई, और पाठशाला में पकड़ के 2001-99 से बच्चों को पकड़ के स्कूल डालने लगे। तो जो हमारे साथ पढ़ते थे, सीखते थे, काम करते थे और बड़े हो जाकर कलाकार, कारीगर बनते थे, वो स्कूल में गए। 10, 20, 15 साल में वो 12वीं हो गए, हाथ को काम नहीं, और 12वीं 3rd क्लास में हो गए। उसमें भी कोई प्रवीण नहीं, एक ही गया। बस्ती उजाड़ हो गई, सारे शहर को काम ढूंढने के लिए गए। तो मैंने कहा ये बहुत मैंने काफी प्रयास किए, और उसको लेकर हम वापस गांव चिंचवड़ में आ गए। अच्छा। और उसको दिखाया। 1 महीना भर हमारे यहाँ आ गया, बच्चों को, हमारे यहाँ के पारसी बच्चों को उसने सिखाया। और वहाँ जो माल पैदा हो गया पीतल का, काफी, उसमें से उसको 3-4 लाख रुपए मिल गए। अरे वाह। जो पिछले 10 साल में धीरे धीरे कम हुआ था, उसको आश्चर्य लगा, इतना 15 दिन में मुझे इतने 3-1 लाख रुपए मिल गए, तो मैं कमा सकता हूँ। बिल्कुल। मैंने कहा कि आप अपने लोगों को कहो, मैं जागता हूँ उनको और उनको बुलाता हूँ कि वापस आ जाओ, बस्ती हम खड़ी करेंगे। तो अभी वहाँ 40 फैमिलीज फिर वापस आ चुके हैं। तो ये जो परिवर्तन है, जैसे पहले वो बम्बई छोड़कर आए थे, वैसे ये हैदराबाद गए थे, औरंगाबाद गए थे, यहाँ दिल्ली की तरफ भी आए थे, उन सबको मिलकर फिर गांव को वापस लाया और फिर वो उद्योग शुरू किया, फिर पारंपरिक कला का है गया। ऐसा हमारा गुरुकुल में उनको सिखाने के लिए साल भर हम 2 महीने के लिए उनको वहाँ बुलाते हैं। और ये गुरुकुल कहाँ पे है? वो चिंचवड़, पूना के नज़दीक है। पूना के नज़दीक। तो क्या इसमें साधारण बच्चे भी जो पारसी जनजाति के नहीं है, वो उससे बाहर वाले बच्चे भी जा सकते हैं? नहीं, हमने ये किया है कि कारागिर जो है, गाड़िया लोहार है, बंजारा है, खास जनजाति के लोग, हाँ, वही उनके लिए ही करेंगे। सबको बुलाए, लोग डालते नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है हमारा IT में जाना है, मेडिकल में जाना है। अभी 20 साल, इसको भी 18 साल हो गए गुरुकुल शुरू करते। तो इस गुरुकुल में रोजगार से जुड़ी चीजों पे भी प्रशिक्षण दिया जाता है? हाँ, वही है। 4 घंटे का नॉर्मल स्कूल है, पाठ्यक्रम जो बोर्ड का है वो है, और 8 घंटे हम कारागिरी, कौशल्य ही सिखाते हैं। बहुत बढ़िया। मधुबनी के कलाकार, वहाँ के बंगाल से पट्टचित्र करने वाले, मधुबनी के मधुबनी, उनको हम आमंत्रित करते हैं। पीतल के काम करने वालों को पत्थर काटने वाले जो है, अजंता वेरूळ शैली के काम करने वाले, मूर्तियाँ, उनको बुलाते हैं। तो सब हमारे यहाँ जो है बच्चे कोरीव काम, कुशल काम भी करते हैं, लोहे का भी काम करते हैं, पीतल का भी काम करते हैं, वनौषधि से दवाइयाँ भी बनाते हैं। ये कोरोना का जो कहर था पूना के नज़दीक, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ कोरोना का, कोई प्रभाव नहीं हुआ। पूरे 2 साल हमारे बच्चे वहीं रहते थे, कुछ भी नहीं हुआ। इसकी वजह है कि वो एक तो ऑक्सीजन काफी, ऑक्सीजन निसर्ग में, नदी है, पूरा नदी इंडस्ट्रियल एरिया में है। अच्छा। लेकिन पूरा हमारा अलग से है, वो हरे भरे से घिरा हुआ है। आर्किटेक्ट हमने बच्चों को सिखाया। हमारे यहाँ बच्चे मकान बनते हैं, बांस जो है, बाम्बू, हाँ, उसके मकान बनते हैं। गौशाला है, गोमूत्र अर्क निकलते हैं, दूध का घी और बाद में लोनी, ये बटर निकलते हैं, औषधि, सारे काम, और लोहे का भी काम करते हैं, पीतल का भी काम करते हैं, नृत्य भी करते हैं, गायन भी करते हैं, लोक कथा भी सुनाते हैं, उपनिषद, वेद, भगवद गीता, ज्ञानेश्वरी, ये भी पढ़ते हैं। बहुत सुंदर। पहले चोरी करते थे लोग, उनको मानते भी नहीं थे, घबराते थे। अभी लड़के लड़कियों को देखकर लोगों को ऐसा लगने लगा है हमारे भी बच्चे यहाँ ऐसे आए, ऐसे बने। हाँ, नहीं, हमारे भी बच्चे जो नॉर्मल है वो भी आए। हाँ, उनको अभी हम अगले साल से अलग से स्कूल, हाँ, मैं वही कह रही थी कि क्या साधारण बच्चों के लिए भी ऐसी वो भी हम शुरू कर रहे हैं। इसका उपयोग देखने के पश्चात यहाँ जो
10वीं 12वीं हो गए, कुछ ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट हुए हैं तो भी नृत्य करते हैं, ग्रेजुएट हुए हैं तो भी उपनिषद पढ़ते हैं, मुखोद्गत हो गए, ग्रेजुएट हुए हैं तो पितल का काम भी करते हैं। यानी पदवी ले ली है लेकिन पदवी लेकर नौकरी ढूंढने नहीं गए, पॉटरी करते हैं। बहुत सुंदर। तो मतलब ऐसी कौशल से जुड़े हुए हैं। हाँ, ऐसी एक कॉलोनी बस्ती दौंड जंक्शन है पुणे के नजदीक, वहाँ हमने शुरू किया। 10 एकड़ में पारधी जो पढ़े लिखे 25 ग्रेजुएट हुए बच्चे हैं जिनके माता पिता जेल में थे, भाग गए थे, माता ने दूसरी शादी की, पिता ने दूसरी औरत लाई है, ऐसे बच्चे हैं। उसमें से 2 लड़कियां LLB हो गए। बहुत बढ़िया। अच्छा है। तो ये सारे को एकत्र लेकर अभी एक औद्योगिक पारंपरिक औद्योगिक वसाहत हम बना रहे हैं। हम बातचीत कर रहे हैं गिरीश प्रभुने जी से। कहते हैं कि सामाजिक बदलाव हठात नहीं आता, एकदम से नहीं आता। गिरीश सर जैसे लोग धीरे धीरे ही सही सामाजिक परिवर्तन ज़रूर ला रहे हैं, बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं। वक्त लग रहा है लेकिन बदलाव आ रहा है। जैसा कि हमने बातचीत में देखा कि उन्होंने काफ़ी सालों से काम किया है और इतने सालों के परिश्रम के बाद अब चीज़ें ढर्रे पे आ रही हैं, लोग बच्चे शिक्षित भी हो रहे हैं, रोज़गार से जुड़ रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने गुरुकुल भी बनाया है, वहाँ पे पारसी बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं बल्कि कौशल भी सीख रहे हैं और कौशल के साथ साथ रोज़गार से भी जुड़ रहे हैं। तो मैं कहूँ एक बहुत बड़ा जो है बदलाव है, सामाजिक बदलाव है। और गिरीश जी जैसे लोग जो एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में इतने सालों से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, जाहिर है कि बदलाव धीरे धीरे ज़रूर आएगा। गिरीश सर से चूँकि कार्यक्रम अब समाप्त होगा और इससे पहले मैं कुछ एक सवाल लेने के बाद, इन सवालों के जवाब के बाद कार्यक्रम को समाप्त करूँगी। गिरीश सर, भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्या कुछ सोचा है? अभी हमने 2 जगह उद्योग शुरू किए हैं जिसमें पॉटरी है, कास्टिंग है, गौशाला है, कुछ दवाइयाँ बनाने का ये है, हम कुछ पेटेंट के लिए ये कर रहे हैं। लड़के लड़कियाँ पारंपरिक गीत, पारंपरिक लोक कथाएं उसके आधार पर चित्र भी निकाल रहे हैं। रामायण महाभारत जैसे स्वतंत्रता सेनानी जो हो गए, उन्हें हम नैतिक बोध का ज्ञान करा रहे हैं, नैतिक पाठ से जोड़ रहे हैं। हाँ, नैतिक मूल्य से। तो ये हमने वहाँ शुरू किया है। अभी 10वीं तक हमारा जो नॉर्मल स्कूल है उसका अभ्यासक्रम को महाराष्ट्र सरकार ने मान्यता दी है, जो हम सिखाते हैं। क्योंकि अभी नई शिक्षा नीति जो आ रही है जी। उसमें ये सारी बातें हैं। बिल्कुल। तो ये सारा लेकर अभी हम महाविद्यालय उच्च शिक्षा भी उसी तरीके से आगे चलकर होगी, ये सोच रहे हैं। तो गुरुकुल में लड़कियों का भी प्रवेश है? हाँ, लड़के और लड़कियां दोनों हैं। दोनों को अलग अलग है लेकिन है, प्रवेश तो है ना? प्रवेश है। महिला ऐसे है, महिला सबलीकरण, सक्षमीकरण पारधी लोगों में आवश्यक है। शादियां 2-2 4-4 होती रहती है और बच्चे पैदा होते हैं, वो स्थिर नहीं रहते। पति पत्नी और बच्चे स्थिर रहेंगे और काम करेंगे तो बच्चों का विकास होगा, समाज जरा स्थिर रहेगा। तो वो सोचकर ऐसा हम शादियां भी वहाँ करते हैं उनकी, जो बड़े हो गए उनके। हाँ, तो अभी उनमें से कई लिख रहे हैं। हमारे स्कूल में जो पढ़कर बड़े हो गए, ऐसे 10 लड़कियां शिक्षक बन गई है, 2 वकील बनने वाले हैं, 4 इंजीनियर बन गए हैं। पारंपरिक ये करके 2 जगह पिंपरी पूना कॉरपोरेशन जो है उसमें एक लड़की चुन के आई है, निवडणूक ये करके कॉरपोरेटर हो गई वहाँ की। पूरे महाराष्ट्र भर में 100 से ज़्यादा पारधी औरतें जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं था, कोई घर नहीं था, अन्य अत्याचार काफ़ी होते थे, वो 100 से ज़्यादा लड़कियां औरतें स्थानिक स्वराज्य संस्था पंचायत में चुन के आई है। बहुत बढ़िया। ये पहले ऐसा कभी नहीं था, 30 साल पहले, अभी हो रहा है। निश्चित ही आपके कार्यों से ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा बदलाव आया है और आगे भी आएगा,
क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपने इतने कठिन परिश्रम के साथ लोगों को जोड़ा है। और ख़ासतौर से एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप जो बच्चों को वापस अपनी मिट्टी से जोड़ना चाहते थे, वो उसमें आप सफल हुए हैं। और ये छोटा नहीं, बहुत बड़ा बदलाव है। उम्मीद करते हैं बदलाव की जो ये यात्रा है और बदलाव का जो ये सफ़र है आगे भी चलता रहेगा। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को समाप्त करें, हम गिरीश सर से राष्ट्र के नाम कुछ संदेश लेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं देश को, राष्ट्र को, क्या कुछ संदेश, और फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। भारत ये अपने देश का नाम है। भा यानी तेज, प्रतिभा यानी कला, कौशल्य, परफॉर्मिंग आर्ट। तो भा में रत, तेज में रत हुआ ऐसा जनजाति, घुमंटू जनजाति, मागास, दलित, ये सारे जो थे एक समय था वो उच्च थे। भारत का पूरा जो है अनाज पैदा होता है तो लमांड पूरे विश्व को देते थे। इतना सारा था, अंग्रेज़ों ने और मुगलों ने लूट कर ले लिया तो वो दरिद्र अवस्था में गए। फिर से उनको अजंठा, वेरूळ, यहाँ मेहरौली में जो कुतुब मीनार के सामने जो लोहे का खंबा है, ये उनकी कारागिरी है, उतनी प्राचीन है। वो फिर से ऐसे कौशल्य के आधार पर नई शिक्षा नीति जो आ गई है और मोदी जी ने काफ़ी परिवर्तन किया है, अच्छा किया है। तो ये सारा देखकर सब ने अपनी परंपरा, अपने जो पारंपरिक कौशल्य है वो फिर से अपने घर में करना चाहिए। कबीर को रखना चाहिए, बुद्ध का धम्म पद है वो रखना चाहिए, उपनिषद रखने चाहिए। अपने बच्चों को हाथ में अंग्रेजी के साथ साथ संस्कृत और ये सारा देना चाहिए। यदि ये देंगे तो भारत फिर से भारत बनेगा। अभी इंडिया बन गया है, इंडिया और भारत में काफी अंतर है। तो भारत बनना है तो ये सारी चीजें हमारे घर में रहने चाहिए। वो नई शिक्षा नीति में शायद वो धीरे धीरे 10-12 साल में ये बदलाव, और मौजूदा सरकार कोशिश भी कर रही है कि नई शिक्षा पॉलिसी के जरिए, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मैंने कहा ना कि बदलाव धीरे धीरे आता है, बट हो जाता है। तो ये थे बहुत ही मृदुभाषी, सहज और बहुत ही मौलिक, ज़मीन से जुड़े हुए गिरीश प्रभुने जी, जो महाराष्ट्र पुणे से जुड़ रहे थे। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, खूब सारा काम कर रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं और सामाजिक योद्धा, मैं कहूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में योद्धा की भूमिका में है। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ, अपेक्षा करती हूँ कि इनका काम, इनकी यात्रा निरंतर जारी रहे। सामाजिक बदलाव के ये वाहक हैं और इस यात्रा में हम और आप जैसे लोग भी जुड़ते रहें ताकि इस देश में, राष्ट्र में और समाज में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए। बहुत बहुत आभार, आप हमसे जुड़ें और आपने हमें सुना।